नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में इनम के बारे में पढ़ा था और इनम को ही हम कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक दो टॉपिक्स और रह गए इनम से रिलेटेड और उनको हम कंप्लीट करते हुए तो इसी के साथ हम इनम को खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इनम के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कि जैसे कि नॉर्मल क्या होता था कि नॉर्मल क्लासेस होती है, मैंने ये बोला क्लास और इनम ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन इनम में हम आपके ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते, क्लास के आपके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। इनम और क्लास में दोनों में रेफरेंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, बट जैसे आप नॉर्मली इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, नॉर्मली जैसे इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, वो आप एनीवेयर इन द क्लास करते थे। ठीक है, जो क्लास है वो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप जो इंस्टेंस वेरिएबल है और जो डिक्लेरेशन है उनका इनिशियलाइजेशन है वो आप कहीं पर भी कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ इनम, जो आपका फर्स्ट लाइन है, लाइन फर्स्ट, वो आपका डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन होना चाहिए ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होना चाहिए कांस्टेंट का। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सपोज कीजिए आपने एक इनम बनाया, आपने इसके अंदर बना दिया रेड ऐसे। अब इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं? रेड जो भी कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू 23। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, रेड। दूसरा लिया मैंने ऑरेंज, तीसरा लिया मैंने येलो, और यहां पर मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा रेड, ऑरेंज एंड येलो तीन वेरिएबल्स लिए और तीन वेरिएबल्स की जो मैंने वैल्यू है वो आपकी अलग अलग ले ली। तो ये जो आपका होगा, ये आपका होगा, तो ये जो वैल्यूज होंगी ये आपकी ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे कि सेम एक एग्जांपल ले लेते हैं इनम, जैसे मैंने लिए थे पिछली बार गुड बेस्ट, उसी को ले लेते हैं अपन। गुड, इसकी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 100 नहीं, ले लेते हैं 80। ठीक है, मैंने गुड लिया, उसकी वैल्यू ली 80। एक लिया बेस्ट, इसकी वैल्यू ले ली मैंने 100, और एक लिया वर्स्ट, इसकी वैल्यू ली मैंने सपोज कह सकते हैं आप 50। ठीक है, इसकी वैल्यू ली मैंने 50। तो यहां पर आप देखिएगा मैंने तीन वेरिएबल्स बना दिए। इसका कुछ नाम दे देते हैं इनम का नाम दे देते हैं रेटिंग। ठीक है, इनम का मैंने नाम दे दिया रेटिंग, और इसके अंदर तीन वेरिएबल्स, तीन इंटीजर कांस्टेंट है और उनकी अलग अलग वैल्यूज डिफाइन कर दी। अगर सपोज कीजिए मैंने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ये किसी क्लास के अंदर है, सपोज क्लास ए। ठीक है, ये मैंने बताया था कि क्लास के अंदर भी आप इनम को डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनसाइड द मेन आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, बिफोर मेन, आफ्टर मेन कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन क्लास मेन के अंदर नहीं कर सकते। तो मैंने बनाया स्ट्रिंग args। ठीक है, अब ये मैंने किया और इसके बाद मैंने सपोज इसका बना दिया रेटिंग आर इक्वल टू ये किया, यहां मैंने खत्म कर दिया। अगर मैं ये करूंगा
तो क्या आउटपुट आएगा? अगर मैंने ये किया तो क्या आउटपुट आएगा? तो याद रखिएगा, जब भी आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज देते हैं और अगर आपने उनको इनिशियलाइज नहीं किया किसी अदर वेरिएबल से आपने, तो ये आपका वैल्यू एरर मारेगा, एरर थ्रो करेगा। समझे आप? वापस से समझते हैं। अगर यहां पर आपने क्या किया, कॉल किया, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कॉल किया, यहां पर आपने सिर्फ डिक्लेयर की, इनिशियलाइज किया है कि गुड इक्वल टू 80, लेकिन यहां पर इनिशियलाइज नहीं की, जो वैल्यूज है वो वैल्यूज बताई नहीं कि भाई क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए। ये गुड इंटीजर कांस्टेंट है जिस 80 से डिनोट हो रहा है। नॉर्मली आपका जो ऑर्डिनल के थ्रू अगर आप पास करें तो 0 1 2 होता है, ठीक है, जैसे +1 अपन कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑर्डिनल का इंडेक्स के थ्रू आपको बताया था, 0 1 2 आपको आउटपुट आया था। तो अगर मैंने कहा तो ये 80, ये 100, ये, लेकिन क्या ये वैल्यूज अगर मैं ये लिखूं, अगर मैं r डॉट कुछ लिखूं तो क्या आउटपुट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यूज दी है, ठीक है, इनकी वैल्यूज को किसी दूसरे वेरिएबल के साथ लिंक नहीं किया है। तो मैं ये 80 कैसे प्रिंट करूं? मेरे को ये 80 प्रिंट करना है, 80 कैसे प्रिंट करूं? अगर मैं सिंपल r लिखता हूं तो मेरा आउटपुट आएगा रेड, ठीक है। अगर मैं r डॉट ऑर्डिनल करता हूं तो इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये 80 वैल्यू प्रिंट करनी है, 80 वैल्यू कैसे प्रिंट होगी? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। क्या करना होगा वो देखेंगे। इनम रेटिंग गुड, क्या लिया है मैंने, 80। ठीक है, ये वैल्यूज, तो इसको इनिशियल कैसे करेंगे, जैसे कि इंट एक ले लिया मैंने वैल्यू, फाइन, इंट मैंने वैल्यू ले लिया, और एक मैंने मेथड बनाया पब्लिक इंट एक मैंने मेथड बनाया जो कि क्या कर रहा है, वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। या आप वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है तो किस तरह से करेगा, वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू, ठीक है। यहां पर आ गया, ये सेमीकोलन है, ठीक है, टाइपो मिस्टेक है, ये एक मिनट। अब इसको जब इनिशियलाइज करना है, ठीक है, जब इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है तो आपको पता है इनिशियलाइजेशन का कंसेप्ट किसका होता है, यूजिंग, किसके थ्रू होता है, कंस्ट्रक्टर। ये आपको पता है कि जो इनिशियलाइजेशन का काम है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है यूजिंग कंस्ट्रक्टर। बट आगे कि भाई रेटिंग जो होता है यानी कि इनम होता है, उसका तो ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं होता, ठीक है, जो रेटिंग होता है उसका तो ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज, कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है इनडायरेक्टली। नॉर्मली क्लास के अंदर क्या करते हैं अपन कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि क्लास का अपन क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो डायरेक्टली कॉल करता है, लेकिन इनम का हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो ये कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली कॉल नहीं करता, और डायरेक्टली कॉल नहीं करता तो इसके लिए इनडायरेक्टली कॉल करता है। इनडायरेक्टली कॉल करने के लिए वो कैसे कॉल करता है वो अपन देखेंगे कि किस तरह से कॉल करता है। दूसरी चीज, कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड तीनों हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली पब्लिक ही लेके चलते हैं, ऑब्जेक्ट की बात होती है तो, लेकिन क्लास के अंदर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड तीनों हो सकते हैं। बट इनम के अंदर, इनम के अंदर जो आपके कंस्ट्रक्टर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट होंगे। अब क्लास के अंदर पब्लिक, पब्लिक मैंने बताया था, ठीक है, क्लास के अंदर पब्लिक मैंने बताया था, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होते हैं नहीं होते, इसका हम एक प्रोग्राम भी देख लेंगे,
जब हम कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर का कोई कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में हो चुका है ऑलरेडी, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल यहां देखते हैं कि इनम के अंदर प्राइवेट होता है, कंफर्म है, ठीक है। अब क्लास के अंदर ये देखिएगा, क्लास के अंदर पब्लिक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन इनम के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डिफरेंस। पूछा जा सकता है कि इनम के अंदर पब्लिक और प्राइवेट होता है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर होता है, नहीं होता, तो इसका आंसर होगा नो। इनम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कंस्ट्रक्टर होता है वो आपका प्राइवेट होता है। आगे बढ़े, तो अब इसी प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसी प्रोग्राम को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है? प्राइवेट, मैंने बताया प्राइवेट होता है, प्राइवेट देन रेटिंग ठीक है। तो ये आपका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बन गया। कॉल कैसे करेंगे मैंने आपको बताया ही था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। फॉर लूप के तरह आपको सारे कॉल करने हैं, तो रेटिंग आर ये मैंने आपको ठीक है। ये आपका ठीक है, ठीक है सौरभ जी। तो ये देखिएगा, तो यहां पर देखिएगा मैंने यहां पर 3 कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट लिए, उनकी वैल्यू, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? गुड। उसका कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? गेट वैल्यू कितनी कर दी मैंने? 80। बेस्ट, इसकी वैल्यू कितनी कर दी? 100। वर्स्ट, इसकी वैल्यू कितनी कर दी? 50। ठीक है, ये आप इसका आउटपुट रहेगा। ठीक है, देखिएगा यहां पर वैल्यूज दी मैंने, ठीक है, 150। ये एक दूसरा वेरिएबल ले लिया, ठीक है। दूसरा वेरिएबल लेने के बाद फिर मैंने गेट वैल्यू लिया, फिर उसके बाद वही सेम, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वैल्यूज को दे दिया। आगे बढ़े, यही अगर मैं क्लास के अंदर करता, जैसे नॉर्मली हमने यहाँ पर गुड बेस्ट ये दे दिया, ठीक है, यही अगर मैं क्लास के अंदर करता, तो इसके अंदर देखिए मेथड मैंने यहाँ लिखा, रिटर्न वैल्यू किया, फिर आपका क्या कहते हैं। लेकिन अगर मैं क्लास के अंदर करता तो ये मैं पहले मेथड लिख सकता था, ठीक है, ये मैं यहां लिख सकता था क्लास के अंदर। लेकिन इनम के अंदर ये आपको डिक्लेरेशन पहले करना पड़ेगा, इंटीजर कांस्टेंट्स पहले आएंगे।
आगे बढ़े। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट enum reference in class. हाउ टू क्रिएट enum reference in class. enum का कैसे बनाते हैं अपन रेफरेंस, जैसे जो भी इनम का नाम है, सपोज अगर हम इसकी बात करें तो इसका रेफरेंस कैसे बनेगा, इनम रेटिंग का रेटिंग आर, ठीक है, ऐसे ही रेफरेंस बनता है, इक्वल टू रेटिंग डॉट रेड या सॉरी रेटिंग डॉट गुड, रेटिंग डॉट बेस्ट, रेटिंग डॉट वर्स्ट, ये बनेगा, ठीक है। तो किस तरह से यूज होगा देखिएगा, यही सेम ले लेते हैं अपन, इनम रेटिंग गुड बेस्ट वर्स्ट, ये मेरा इनम खत्म हुआ, ठीक है। ये देखिएगा इनम, अब मैंने क्लास के अंदर किस तरह से इनको यूज किया, रेफरेंस बनता है रेटिंग आर, रेफरेंस कैसे बनता है, रेटिंग आर। अब रेटिंग आर के बाद अपन क्या करेंगे, रेटिंग आर, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इसके अंदर कैसे भी बन सकता है, पब्लिक मेन। अब सपोज कीजिए यहां तो यही आएगा, मैं यहां लिख देता हूं दिस डॉट आर इक्वल टू आर, यहां क्या का पास होगा, बताएं यहां क्या पास होगा, यहां क्या पास होगा, इंट होता था तो यहां क्या पास करते थे अपन, यहां क्या पास करते थे, जब अगर अब मैंने लिख दिया अगर इंट वैल्यू, तो यहां पर क्या पास होता था इंट, ठीक है। अब मैंने क्या बनाया रेटिंग, तो ऑब्वियस है यहां पर क्या पास होगा, रेटिंग आर, यहां क्या पास होगा रेटिंग आर, ठीक है। फिर उसके बाद एक मेथड बना देते हैं, 3 मेथड बना देता हूं, ठीक है। पहला मेथड जिसके अंदर गुड लिखा, दूसरा मेथड जिसके अंदर बेस्ट लिखा, तीसरा मेथड बस लिखा, और यहां पर ये मेथड खत्म, यहां पर ये मेथड खत्म, ठीक है। फिर मैंने वही ये किया पब्लिक स्टैटिक मोड। अब क्लास का तो मैं बना ही सकता हूं, क्लास का तो मैं बना सकता हूं, एम करके न्यू मेन। अब यहां पर क्या ये सही है, बताएं क्या ये सही है, क्या ये सही है,
आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसके अंदर है ही नहीं, तो यानी कि यहाँ पर मुझे यहाँ क्या पास करना पड़ेगा, मैं स्टार मार रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूं मैं। यहाँ मुझे, अब चूंकि मैंने यहाँ रेफरेंस बनाया है, ठीक है, यहाँ देखिएगा मैंने यहाँ रेफरेंस बनाया है, रेफरेंस बनाया तो यहाँ पर आपको क्या पास करना पड़ेगा, रेटिंग डॉट कोई भी कांस्टेंट, सपोज मैंने बेस्ट किया, इस ब्रैकेट के अंदर आपको ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसके अंदर आपको ये ऊपर रेटिंग डॉट बेस्ट या रेटिंग डॉट गुड या रेटिंग डॉट वर्स्ट ये आपको लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ ठीक है, फाइन। और फिर उसके बाद एम डॉट शो करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, बेस्ट पास किया है, बेस्ट बॉय आउटपुट होगा इसका, आउटपुट क्या होगा, बेस्ट बॉय। आगे बढ़े। सर इस टॉपिक में एग्जाम से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए हम इस पे अपन एमसीक्यूज भी करेंगे, क्या कहते हैं भानु जी, जब अल्टरनेटिव डेज पे अपन एमसीक्यूज को भी अपन कर रहे हैं, बहुत सारी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये देखिए ये एडवांस लेवल का टॉपिक नहीं है, पहली बात। इनम जो है बहुत इनमरेशन डेटा टाइप जो है वो आपका एडवांस लेवल का टॉपिक नहीं है, बेसिक टॉपिक है, बेसिक जावा। हालांकि ये स्पेसिफाई नहीं किया है इनमरेशन, क्योंकि ये डेटा टाइप है, ठीक है। सर एग्जाम ओरिएंटेड लेकर चले तो कंफ्यूजन कम रहेगा, ठीक है ठीक है। सर अभी हमने सिर्फ भानु वर्मा जी, अभी हमने सिर्फ इस टॉपिक को समझा है, ठीक है। इस टॉपिक में एग्जाम से रिलेटेड किस तरह से चलेगा, फॉर एग्जाम्पल यही पहला क्वेश्चन, अपन एमसीक्यूज भी देखेंगे, बताएं इसका आंसर। बताएं इसका आंसर भानु जी। बिल्कुल प्राइवेट। तो प्राइवेट कैसे पता लगा भाई, जब तक अपन कंसेप्ट को पढ़ेंगे नहीं तो हमें न्यू लग रहे हैं कंसेप्ट बहुत। आप एडवांस नहीं है सर, इतना डीप हमने ग्रेजुएशन, ओ इतना डीप आपने ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा, तो चलिए आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, अच्छा है आप यहाँ पढ़ लीजिए। तो ये क्या, ये चीज आपको पहले से पता थी? आप हो सकता है आपको पता होगी, हो सकता है आपको पता होगी कि इनोमिनेशन, लेकिन कई लोगों को ये चीज नहीं पता। तो ये चीज पता होने के लिए आपको एक बार मेथड तो समझ में आना चाहिए ना, किस तरह से इनोमिनेशन यूज करते हैं अपन, ठीक है। अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा कि इनोमिनेशन कैसे यूज करते हैं, तो फिर अब मैं एमसीक्यू रटाता चलूं तो एमसीक्यूज की तो कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। इसी पे भी मैं 10 एमसीक्यूज बना दूं कंस्ट्रक्टर पे, तो एमसीक्यूज की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अपने अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो थोड़ा सा क्या है कि एमसीक्यूज, अगर अपने ऐसा कोई एमसीक्यू भी होगा जो अपन ने नहीं पढ़ा होगा, वो भी आपके
समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ इसका क्या आंसर हो सकता है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन कि सपोज इन enumeration object is created, इसी में ले लेता हूं ये पढ़ी, ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तीसरा ट्रू और फॉल्स। हाँ भानु जी बताएं। चौथा, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपके। एज आई मीन हमें क्या, अच्छा क्लास में ही आपको रिटर्न हो जाए तो यार ये ज्यादा डिटेल में हो रहा है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है फिर अपन थोड़ा ऊपर ऊपर से ही करेंगे, कोई ना। ठीक है चिन्मय जैन, ओके। तो पहला ये फॉल्स, ये मैंने आपको बता दिया, ये ट्रू, ये बता दिया। अब इसका क्या आएगा, ये भी मैंने बताया है, बताएं इसका। ठीक है भानु जी मैं आपकी बात समझ गया, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अपन, समझ गए मैं बात को कि अपन डिटेल में बहुत ज्यादा ना जाकर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनाम से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आप कहीं फंसे नहीं। कोई नहीं, अपन बहुत ज्यादा डिटेल में अब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है समझ गया। थैंक यू भानु जी। चौथा बताइए। चलिए ये सोचिएगा, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। एक्सेप्शन, अपन ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, सबसे पहले अपन एक्सेप्शन क्या कहते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट्स के बाद क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सेकंड आपका सही स्टेटमेंट है। अब या थर्ड स्टेटमेंट पे आपके कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ एरर है। अब एरर और एक्सेप्शन भी अपन देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है कि आपका ऐसा कोई चीज यहां पर लिखी हुई है इस स्टेटमेंट में जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, यहां पर आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको एबनॉर्मल जो टर्मिनेशन होता है उनको अपन बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम, एक्सेप्शन। दूसरा एरर,
एरर, एरर क्या होती है? एरर वो होती है एक्सेप्शन तो दैट कैन बी हैंडल्ड। एक्सेप्शन मतलब ये भी अबनॉर्मल कंडीशन होती है, ये भी होती है, लेकिन जिनको हैंडल किया जा सके, ठीक है, जिनको हैंडल किया जा सके दैट आर कॉल्ड एक्सेप्शन, और जो कभी रिकवरेबल ना हो, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं, जिनको हैंडल नहीं किया जा सके उनको अपन बोलते हैं एरर। ठीक है, एक्सेप्शन और एरर समझ में आया? जैसे कि आपके सपोज कीजिए, फिर उस केस में क्या होता है आपको, जैसे की इंटरप्ट, कीबोर्ड इंटरप्ट, इनको आप हैंडल नहीं कर सकते यूजिंग प्रोग्राम, ठीक है, हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम से। जैसे और दूसरी सपोज आउट ऑफ मेमोरी, ठीक है, जैसे तीसरा स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो मतलब कि आपने जो नॉर्मली क्या होता है आपके प्रोग्राम्स की जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है, जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है, या तो स्टैक या हीप, डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे, स्टैक और हीप। स्टैक क्या होता है ये आपको पता होगा, तो यहाँ स्टोर होते हैं, ठीक है। तो आपने सपोज 1 2 3 4 5 वेरिएबल स्टोर हो गए, होते चले गए, और फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये जो है स्टैक का जो ओवरफ्लो का मतलब ये होता है कि आपने सपोज स्टैक का अगर साइज, एक दो चीजें होती है, एक तो होता है ओवरफ्लो, एक होता है अंडरफ्लो, दो टर्म्स होती हैं। ओवरफ्लो अंडरफ्लो में क्या डिफरेंस है? ओवरफ्लो मतलब जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सपोज कीजिए अगर आपने स्टैक का साइज दे दिया 5, ठीक है, स्टैक का साइज दे दिया 5, और पांचों की पांचों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, उसके बाद अगर आप +1 करोगे तो इट कम्स अंडर द कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो, ठीक है, इट कम्स अंडर द कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो। अंडरफ्लो क्या होता है कि स्टैक आपका एम्प्टी हो गया, स्टैक आपका एम्प्टी होगा, स्टिल यू आर एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अंडरफ्लो, ठीक है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अंडरफ्लो। चलिए ये दो वर्ड समझ में आ गए, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे अब वापस से आते हैं, ये जो पैकेज होता है जिसके अंदर ये सब कुछ होता है एक्सेप्शन वगैरह, ये कौन सा पैकेज होता है? java.lang पैकेज। पहली चीज कौन सा पैकेज होता है? java.lang पैकेज। अब वापस से आते हैं एक्सेप्शन और एरर पे। एक्सेप्शन जिनको आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई इस टाइप की अगर एक्सेप्शन आएगी तो अपन इस तरह से हैंडल करेंगे, अभी पढ़ेंगे कुछ टाइप की एक्सेप्शन आएंगी। दूसरी होती है एरर, एरर को आप हैंडल नहीं कर सकते, तो हैंडल करने के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कीबोर्ड इंटरप्ट बोलूं, मतलब कीबोर्ड चलते चलते बीच में रुक गया, ठीक है, कीबोर्ड चलते चलते, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में आपको सिस्टम को शट डाउन करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वापस से आप उसे सही करोगे। दूसरा आउट ऑफ मेमोरी, मतलब आपकी जो मेमोरी है वो फिल हो गई, कंप्लीट जितना भी था वो कंप्लीट फिल हो गया, ठीक है, उस केस में भी आप क्या करोगे? आप प्रोग्राम के थ्रू उसको हैंडल नहीं कर सकते, जब मेमोरी नहीं है तो हैंडल कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी आपको मेमोरी को फ्लश करना पड़ेगा या फ्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फ्लश करना पड़ेगा या फ्री करना पड़ेगा, जिससे कि आपके पास मेमोरी आ जाए। और सिमिलरली इसकी तरह अगर आपका स्टैक ओवरफ्लो हो गया, मतलब आपके पास जो है कंप्लीट जितना स्टैक था वो कंप्लीट फुल हो गया, तो उस केस में या तो आपको साइज बढ़ाना पड़ेगा या कुछ एलिमेंट्स को आपको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यूजिंग प्रोग्राम आप हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो जिनको आप हैंडल नहीं कर सकते दैट आर कॉल्ड एरर्स, और जिनको आप हैंडल कर सकते हैं दैट आर कॉल्ड एक्सेप्शन। पहली चीज, ठीक है, आगे बढ़े। अब दो तरह के वैसे तो चेक्ड अनचेक्ड होते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक होता है लॉजिक एरर और एक होता है सिंटेक्स एरर। सर प्लीज डिवाइड एंड सेपरेट बोर्ड, create a line in the center of the board, divide and separate the board into two parts। ओ ओके, ठीक है, अब समझ में आए? आगे बढ़े, चलिए, ठीक है, लीजिए सब,
बोर्ड अलग अलग कर दिया, लॉजिक एंड सिंटैक्स। ठीक है चिन्मय सर। तो बेसिकली किस तरह से, जैसे सपोज कीजिए आपने लिखा इंट, आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, एक मेथड बनाया void नाम से, सॉरी ऐड नाम से, इसके अंदर दो इंटीजर पास किए, ठीक है, और इंटीजर पास करके यहां लिख दिया मैंने a माइनस बी गलती से। ठीक है चिन्मय सर, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए करे तो यस लिख दिया कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े चिन्मय जी, अब सही है? ओके ठीक है, तो ये देखिए ये है लॉजिक एरर। ठीक है, लॉजिक है मतलब आपने सपोज यहां पर मैं 2,3 पास करूंगा किसी ऐड मेथड में, 2,3 पास करूंगा, तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं आउटपुट, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं आउटपुट, बट आउटपुट क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड लॉजिक एरर्स। ये आपकी रन टाइम एरर्स होती हैं। एरर या एक्सेप्शन, अभी हम रन टाइम, एरर और एक्सेप्शन तो अपन रन टाइम। ठीक है, ये रन टाइम होती है, मतलब कंपाइल तो हो जाएगा आपका प्रोग्राम, ठीक है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है वो आपके दोनों डिफरेंट होंगे। एक्सपेक्टेड था मेरा 5 और जो एक्चुअल है वो दोनों डिफरेंट होंगे। पहला तो ऑब्वियस है, इस टाइप की भी आपको एरर या एक्सेप्शन को हैंडल करना होता है। ठीक है, सपोज कीजिए आप किसी एटीएम में गए, ये आपका एटीएम है, मशीन है, ठीक है, यहां पर है विड्रॉ और यहां पर है डिपॉजिट। ठीक है, यहां है आपका विड्रॉ ए माइनस बी में, हाँ मतलब यहां एरर आएगी, क्यों? रीजन, रीजन सर, भानु सर रीजन बताएं। ठीक है, जब आप रीजन है, और आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछें तो प्लीज कोशिश कीजिए, आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? सर एरर आएगी क्या? एरर क्यों आएगी, मैं यही तो पूछ रहा हूं। सिंपल एक फंक्शन है सर, मैं अरे ये रिटर्न विटर्न मतलब मैंने, ओके ओके, अरे मैम मैं कोई रिटर्न वगैरह, मैं तो सिंपल ये फंक्शन बनाया है कि रिटर्न तो ठीक है, रिटर्न लगा दीजिए आप, ठीक है, मैं तो एक सिंपल फंक्शन की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब मैं एक्चुअल फंक्शन बना दिया, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने 2,3 पास किया। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसके अंदर रिटर्न कर रहा है, चलो रिटर्न वर्ड ले लेते हैं, चलिए कंफ्यूजन आ रहा है, वर्ड ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब तो ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए माइनस बी। अब ठीक है, तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, जब मैंने ऐड को कॉल किया है, जब मैंने ऐड को कॉल किया है तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरा आउटपुट आना चाहिए 5, बट मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, मेरा आउटपुट आ रहा है -1। ठीक है, मेरा आउटपुट क्या आ रहा है -1, तो यानी कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है उन दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैच नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी हो गई रन टाइम एरर। ठीक है, यहां लॉजिक गलत है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया लॉजिकल एरर। ठीक है, यहां पर आपने क्या है, लॉजिक गलत लगाया। अब यहां पर आ जाइए, सपोज कीजिए अगर रियल टाइम सिनेरियो में अपन लेके चले, सपोज कीजिए आपके पास एटीएम मशीन है, ठीक है, आपने विड्रॉ पर क्लिक किया और विड्रॉ पर क्लिक करने पर वो आपसे कहे कि भाई प्लीज डिपॉजिट योर मनी, प्लीज डिपॉजिट मनी। अगर इस तरह से कहे तो ये आपकी क्या है, तो आप डिपॉजिट क्यों करोगे, तो ये यहां आपकी
रन टाइम एरर कि यहां पर आपके क्या है कि रन पे एरर आ रही, कंपाइल तो आपका प्रोग्राम सही हो गया था, इसमें लॉजिक गलत है, यानी कि यहां पर आपने विड्रॉ का लॉजिक लगाना चाहिए था, यहां पर आपने गलती से डिपॉजिट का लॉजिक लगा दिया, इसी तरह से यहां पर डिपॉजिट का लॉजिक लगाना चाहिए था, यहां पर आपने विड्रॉ का लॉजिक लगा दिया। ठीक है, लॉजिक एरर। दूसरी होती है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होती है? कंपाइल टाइम पे आ जाती है सर, जो अपन नॉर्मली करते हैं। कंपाइल टाइम का क्या मतलब? कि सपोज कीजिए इंट ए इंट बी, इंट ए इंट बी, और यहां पर हमने क्या लिखा? कुछ भी एक लॉजिक, या यहां ये हटा दीजिए, ठीक है, यहां मैंने कॉमा लगा दिया, सिर्फ यहां मैंने कॉमा लगा दिया, और यहां पर थैंक यू भानु, ठीक है, यहां पर मैंने कॉमा लगा दिया। अब यहां पर देखा, ये आपका कंपाइल ही नहीं होगा प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने सेमी कॉलन की जगह क्या लगा दिया? कॉमा। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम जब कंपाइल नहीं होगा तो ये हो गई आपकी सिंटैक्स एरर। इसमें आपका सिंटैक्स गलत है, जब सिंटैक्स ही गलत है तो प्रोग्राम ही कंपाइल नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की जगह आपने स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की जगह आपने स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया। जब स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, वहां एक्सेप्शन या एरर को थ्रो कर देगा। तो ये समझ में आया? एक्सेप्शन और एरर में क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी समझ में आया। अब इसकी एक टेबल है, वो थोड़ा सा याद कर लीजिए, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें याद कर लीजिए। जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, मैंने आपको बताया था, वो कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट। जो मेन क्लास होती है, जो मेन क्लास होती है वो कौन सी होती है? आपकी ऑब्जेक्ट। इसकी सब क्लास जो होती है वो होती है थ्रोएबल। अब इसकी जो सब क्लास होती है, एक होती है एरर और एक होती है एक्सेप्शन। एक होती है एरर, एक होती है एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन में भी एक होती है AWT एरर, ठीक है, एक होती है आपकी, और कौन कौन सी होती है वो भी बताता हूं। ठीक है, और भी बहुत सारी एरर होती है। AWT एरर होती है, वर्चुअल मशीन एरर, और कौन सी होती है आपकी? सर इफ कोड सिंटेक्स इज करेक्ट, इफ कोड सिंटेक्स इज करेक्ट, ठीक है, सिंटैक्टिक एरर नहीं है, एंड बट स्टैक ओवरफ्लो अराइज, देन इट विल बी लॉजिकल एरर। ये क्या लिखा है सर? बिल्कुल सही नहीं सर, नहीं। ठीक है, इसका भी अब जवाब देंगे चिन्ह में, ठीक है, इसका भी अपन जवाब देंगे। पहले अपन ये पूरी टेबल कर लेते हैं अपन, ठीक है, चिन्ह में वर्चुअल एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर, लास्ट, और भी बहुत सारे होते हैं, मैं मतलब कुछ बता रहा हूं, ठीक है, जो आपकी मेन मेन है वो सारी बता रहा हूं, और यही पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई और एक्सटेंड में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ओके सर, एक मिनट मैं आपके क्वेश्चन को भी लूंगा सर। स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, यहां पर आपके देखते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल
ठीक है, यहां पर भी है, वो मैं ऊपर लिखूंगा, और बहुत सारी है, जैसे कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, सॉरी, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। अब ये दो, एक तो ये हो गई सब क्लास, ठीक है, ये सब क्लास हो गई। ये जो दूसरी सब क्लास है, मैंने यहां स्टार मार दिया है, ये है आपका दूसरा रन टाइम एक्सेप्शन। अब इसकी फर्दर सब क्लासेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आगे अगली उसमें बताता हूँ स्लाइड में, जैसे कि रन टाइम एक्सेप्शन, जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जो फिर फर्दर डिवाइड होती है, एरे आउट ऑफ बाउंड, एरे आउट ऑफ बाउंड्स, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड्स, ठीक है, और भी होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक बता दिया है आपको, ठीक है, कि जो रन टाइम एक्सेप्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसकी भी फर्दर सब क्लासेस होती हैं, और इस तरह से जो मेन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सेप्शन जो एरर होता है, एक्सेप्शन जो एरर होता है वो आपके किस टाइप के ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, किस सब क्लास का होता है। तो एक बार टेबल देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड भी देख लीजिए। ठीक है, अब चूंकि अपन एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, एरर को तो अपन हैंडल ही नहीं कर सकते, ये ये टॉपिक पूरा गया खत्म, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्शन हो गए, और जो मेनली पूछे जाते हैं बेसिक, चूंकि अपने को बेसिक ही करना है, तो बेसिक करना है, तो मेनली जो एक्सेप्शन पूछे जाते हैं वो ये ही पूछे जाते हैं। एक आध और होता होगा, इसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में, इसको करा के फिर चिन्मय का क्वेश्चन लेते हैं अपन।
देखिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन नाम से पता लग रहा है, बहुत बार आपने यूज भी किया होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका डिवीजन बाय जीरो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका डिवीजन बाय जीरो। डिवीजन बाय जीरो का मतलब कि आपका कोई नंबर है इंट x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है, इंट x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय जीरो। जब आप ये करोगे तो इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन, क्योंकि नॉर्मल मैथ्स में क्या होता है कि अपन जब किसी को नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इट कॉजेज इंफिनिटी, ठीक है, लेकिन इसके केस में इंफिनिटी तो कोई होता ही नहीं है कुछ भी। आपकी हर चीज की एक रेंज है, इंटीजर की भी रेंज है, शॉर्ट की भी रेंज है, लॉन्ग की भी रेंज है, जो भी पर्टिकुलर डेटा टाइप है उनकी रेंज है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी रेंज हो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, कोई भी ऐसा डेटा टाइप नहीं है जिसकी रेंज हो, ठीक है। तो इसलिए जब ये नंबर आएगा तो डेफिनेटली ये आपकी रेंज के एक्सीड हो गया, रेंज के एक्सीड हो गया, और जीरो से डिवाइड करने पर कोई वैल्यू होती नहीं, इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं होता अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ नहीं होता। तो जब ये कुछ नहीं होता तो डेफिनेटली ये आपका एरर है, सॉरी एक्सेप्शन है, कुछ टाइप का एक्सेप्शन है। अब मैं जितना भी अब एरर एक्सेप्शन में आप जो है डिफरेंस भूल जाइएगा, एक्सेप्शन एरर भी बोल रहा हूं इन केस, तो आप ये मान के चलिए कि मैं एक्सेप्शन ही कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एरर को आप हैंडल कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो एरर को हैंडल कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो जब एरर को हैंडल कर ही नहीं सकते अपन, जैसे ये चीजें जैसे ये, तो इसके लिए फिर अपन जो जिनको हैंडल कर सकते हैं डेटा कॉल्ड एक्सेप्शन, तो हम आगे से अब जितना भी अगर मेरे मुंह से गलती से एरर भी निकल जाए तो आप ये मान के चलिए कि एक्सेप्शन ही बोला जा रहा है, अनटिल अनलेस मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं करता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो है वो आपकी डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन है, ठीक है। अब इसको कैसे हैंडल करते हैं, किस सब क्लास का है, इस सब क्लास का, ठीक है। दूसरा नल पॉइंटर, नल पॉइंटर का क्या मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू, सपोज कीजिए कोई एक क्या कहते हैं, एक स्ट्रिंग बनाई आपने, कोई स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग एस इक्वल टू नल, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, नथिंग, नल पॉइंटर है, ठीक है। जब नल पॉइंटर, जब मैं इसको एक्सेस करूंगा, जब मैं इसको एक्सेस करूंगा इट विल गिव यू एन एरर। जब मैं इसको एक्सेस करूंगा, सपोज मैं लिखा कोई भी फंक्शन बना दिया मैंने, स्ट्रिंग को भी अपन स्ट्रिंग डॉट लेंथ बना दिया, ठीक है, टू अपर केस बना दिया, टू लोअर केस बना दिया, कुछ भी, जो भी मैं स्ट्रिंग के कुछ भी जो भी फंक्शन जानता हूं, मैंने सपोज कीजिए वो एक्सेस किए, जब इसके अंदर कुछ वैल्यू ही नहीं है, ये नल को पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है, तो ऑब्वियस है फिर ये सारे फंक्शन जो क्या हो गए, वॉइड। जब ये फंक्शन सारे वॉइड हो गए तो आप इनको एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं हम नल पॉइंट एक्सेप्शन, ठीक है। आगे बढ़े, तीसरा है नंबर फॉर्मेट। मतलब नंबर फॉर्मेट का मतलब है कि जब पार्सेंट अपन लिखा या नेक्स्ट इंट लिखा, इसके अंदर अपन ने इंटीजर के लिए होना चाहिए, ये इसके अंदर कोई दूसरा फॉर्मेट अपन ने भेज दिया, स्ट्रिंग भेज दिया, डबल भेज दिया, क्योंकि जब भी इनपुट्स लेते हैं या जो पार्सेंट, ये आई होप कि आपके इनपुट आउटपुट में हो गया होगा, क्योंकि ये तो पार्सेंट हाउ टू टेक इनपुट स्कैनर क्लास वगैरह ये शायद मेरे हिसाब से आपकी क्लास में पहले हो चुका होगा। स्टिल अगर नहीं हुआ हो तो आप पिंग कर दीजिए, हम इसको भी कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तो फिलहाल इतना याद रखिए कि भाई इंटीजर आना चाहिए था नॉर्मली, ठीक है, इंटीजर आना चाहिए था, लेकिन मैंने पास क्या कर दिया, स्ट्रिंग, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। आगे एरे आउट ऑफ बाउंड्स, ये तो आपको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि सपोज कीजिए मैंने एक एरे बनाया जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक एरे बनाया जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, और अब मैंने क्या किया, ए 94 पे कोई वैल्यू डाल दी 100, तो ये क्या है, एरे आउट ऑफ बाउंड, एरे आउट ऑफ बाउंड, मतलब मैं 94, जबकि इसकी लेंथ क्या है
ये 1, और मैं किसको एक्सेस कर रहा हूं 93rd एलिमेंट को, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है तो 0 to 93 यानी कि 94, तो 94 एलिमेंट तो है ही नहीं, तो ये आपका क्या दे देगा आउट ऑफ बाउंड एरर। इसी तरह से स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड मतलब कि आपने स्ट्रिंग बनाई कोई, सपोज कीजिए आपने स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग एस इक्वल टू ए बी सी, अब इसके अंदर कितने 0 1 2 इतने हैं, ठीक है 0 1, अब इसके अलावा अगर मैंने सपोज कीजिए S4 पे को एक्सेस किया, S4 को एक्सेस किया, तो ये हो गई आपकी एरे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं चिन्मय सर का। इफ कोड सिंटेक्स इज करेक्ट, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं ताकि सभी को पता लग जाए। इफ कोड सिंटेक्स इज करेक्ट, ठीक है, बस बट स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन अराइजेस, देन इट वुड बी अ लॉजिकल एरर। ये बोल रहे हैं कि सिंटेक्स सही है मेरा, ठीक है, बट स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन है, स्टैक ओवरफ्लो एरर है, तो क्या ये लॉजिकल एरर होगी? क्वेश्चन ये है इनका, ठीक है, तो आंसर है नो। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर आपका सिंटेक्स सही है, लॉजिक, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, लॉजिक गलत होना चाहिए, लॉजिक गलत होना चाहिए। लॉजिक गलत करने का मतलब ये है कि मेरा प्रोग्राम तो चलना चाहिए, लॉजिक एरर का मतलब ये है कि मेरा प्रोग्राम तो चलेगा, बट प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा, प्रोग्राम का जो आप लॉजिकल एरर के बारे में सिंपल से ये लाइन याद रखिए कि प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा प्रेडिक्टेड नॉट इक्वल टू एक्चुअल, एक्चुअल आउटपुट, प्रेडिक्टेड नॉट इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट, ठीक है चिन्ह में। अब आपका क्वेश्चन है, तो जब प्रेडिक्टेड यानी कि आउट प्रोग्राम रन होगा, रन होगा, कंपाइल होगा, ठीक है, रन भी होगा, कंपाइल भी होगा, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो आपका ये दे देगा, ठीक है, ये रन टाइम एरर हो गई, ठीक है, पहली चीज। दूसरी हम बात करें स्टैक ओवरफ्लो की, अगर इनकेस अगर आपकी स्टैक ओवरफ्लो एरर हुई, ठीक है, अगर इनकेस आपकी अगर स्टैक ओवरफ्लो हुई तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, कंपाइल के बाद ही एरर दे देगा। लॉजिकल में रन होता है लेकिन आउटपुट अलग आता है, जो हमारा एक्सपेक्टेड होता आउटपुट होता है उससे अलग आता है। स्टैक ओवरफ्लो में क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो में क्या होगा, वो रन कंपाइल होगा लेकिन रन नहीं होगा, रन में वो एरर फेंक देगा, ठीक है, रन में वो एरर फेंक देगा। समझ में आ गया डिफरेंस? रन में वो एरर क्यों फेंक देगा, क्योंकि कुछ स्टैक ओवरफ्लो में क्या होता था, या तो ओवरफ्लो होगा या अंडरफ्लो होगा, यानी कि आपके जो है सेगमेंटेशन फॉल्ट इस तरह से आ जाएगा, कभी कभी आपने देखा होगा। मतलब सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर का मतलब ये है कि आप जिस लोकेशन को, जिस चीज को, जिस एड्रेस को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो ड्यू टू ओवरफ्लो या अंडरफ्लो वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है, या स्टैक ओवरफ्लो एरर आएगी। और नॉर्मली इन टाइप की एरर्स को आप हैंडल नहीं कर सकते,
सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन नहीं बोलेंगे, सॉरी, सेगमेंटेशन अलग चीज होती है, उनको आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्टैक ओवरफ्लो एरर्स है इनको आप हैंडल भी नहीं कर सकते, ठीक है, यूजिंग प्रोग्राम। समझ में आया चिन्मय जैन लॉजिकल एरर और स्टैक ओवरफ्लो एरर के बारे में? अगर आप पिंग करें तो प्लीज रिपीट, ठीक है। देखिएगा सिंटैक्स में तो, हाँ अब एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब ये है कि प्रोग्राम आपका कंपाइल ही नहीं करेगा। प्रोग्राम ने अगर जब आपने कंपाइल ही नहीं किया तो यानी कि वो तो हो गई आपकी सिंटैक्स एरर। लेकिन आपने बोला कि सर सिंटैक्स एरर तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर स्टैक ओवरफ्लो एरर है। अगर अब हम पहले सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल एरर की। लॉजिकल एरर में क्या होता है, प्रोग्राम कंपाइल भी करता है, प्रोग्राम रन भी करता है, रन भी करता है, प्रोग्राम कंपाइल भी करता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन उसमें क्या होता है, जो प्रेडिक्टेड आउटपुट है वो एक्चुअल आउटपुट के बराबर नहीं होता। यानी कि सेम वही क्वेश्चन, मुझे a प्लस बी होना चाहिए था, बट उसने आउटपुट क्या दे दिया, उसने लॉजिक लगा के क्या कर दिया, a माइनस बी। यानी कि मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट 5 आना चाहिए था, लेकिन आउटपुट कितना आ गया, -1। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका रन करेगा प्रोग्राम, रन भी करेगा, कंपाइल भी करेगा, कहीं पर भी कोई एरर नहीं आएगी, बस उसका जो आउटपुट है वो डिफर आएगा इन कंपैरिजन टू योर एक्चुअल आउटपुट। स्टैक, अगर मान लीजिए अगर आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर नहीं है, स्टैक ओवरफ्लो एरर है, स्टैक ओवरफ्लो एरर है, तो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं कर, सॉरी कंपाइल तो करेगा, नहीं नहीं नहीं, कंपाइल भी नहीं करेगा, रन भी नहीं करेगा, ठीक है। यहां पर वो एरर दे देगा, कंपाइल भी नहीं करेगा, रन भी नहीं करेगा। कंपाइल और रन क्यों नहीं करेगा, जब आप नॉर्मली जो वेरिएबल्स होते हैं इंट ए बी, जब इंट ए बी होता है तो सबसे पहले इनको मेमोरी एलोकेट कराते हो, मेमोरी एलोकेट कराने के बाद फिर उनको कॉल करते हो। तो जब आप नॉर्मली मेमोरी एलोकेट होती है और उसी हिसाब से उनको स्टैक में मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। जब आपने सपोज कीजिए अगर आपने लिखा इंट ए इंट बी, ठीक है, तो यहां पर आपकी मेमोरी एलोकेट हो गई, ए को एक मेमोरी एलोकेट हो गई, बी को मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है, कुछ कुछ, फिर उसके बाद वो स्टैक में इंसर्ट होते हैं कॉलिंग के टाइम पे कि वो किस तरह से कॉल करना है इनको। तो जब आपको स्टैक में जब मेमोरी ही एलोकेट नहीं होगी, स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, आपका स्टैक फुल हो गया, जब स्टैक में मेमोरी एलोकेट नहीं होगी तो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। तो जब प्रोग्राम, जबकि लॉजिकल एरर में क्या होता है, लॉजिकल एरर में प्रोग्राम रन और कंपाइल दोनों होता है, जबकि स्टैक ओवरफ्लो में क्या होगा, प्रोग्राम रन और कंपाइल दोनों ही नहीं होगा, क्योंकि आपको मेमोरी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो जब मेमोरी नहीं मिली तो ये दोनों चीजें नहीं, तो इसका आंसर इसलिए नो होगा। पिंग करें तो हम आगे बढ़े। थैंक यू सर, ऐसे ही सवाल बीच बीच में पूछते रहिए तो थोड़ा हाँ हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। तो दोनों चीजें अलग अलग है। इसी पर फिर एक दूसरी चीज हो जाती है, जैसे ये है अनचेक्ड, जिनको चेक नहीं किया जा सकता, ये भी है आपकी अनचेक, याद रखिएगा, अनचेक एक्सेप्शन, ये दोनों क्या है आपकी अनचेक एक्सेप्शन। ये है आपकी चेक एक्सेप्शन। Sir, if loop runs for infinite time, then it would be an error. Question 2, when we extend the final cap, this type of error, ठीक है। The difference between, चलिए इनको भी ले लेंगे अपन, चिन्मय इनको भी ले लेंगे अपन, आज तो नहीं ले पाएंगे। मैं इन क्वेश्चंस को नोट कर लेता हूं चिन्मय, ठीक है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, ठीक है। इन्फिनिट काउंट नॉट देन इन बिटवीन, ठीक है, मैं समझ गया कि मतलब एक लूप इन्फिनिट टाइम तक चलता है तो वो क्या होगा, समझ गया मैं, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये बीच में छूट जाएगा।
फिर आपके प्रॉब्लम्स को ले लेंगे, ठीक है। एक होती है अनचेक, एक होती है चेक एरर, चेक एक्सेप्शन सॉरी, एक होती है चेक और एक होती है अनचेक, ठीक है। चेक कौन सी होती है, जो कि आपके कंपाइल टाइम पे ही चेक हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये जो एरर होंगी क्लास नॉट फाउंड, यानी कि आपकी कंपाइल टाइम पे ही समझ गए सर, ठीक है चल में ओके। जो कंपाइल टाइम पे अगर जो एरर्स को अपन सॉर्ट आउट कर रहे हैं दैट आर कॉल्ड चेक, और जो रन टाइम पे अपन सॉर्ट आउट कर रहे हैं दैट आर कॉल्ड अनचेक। तो इसमें अगर बात करें जो ये है, ये सारी की सारी क्या है, अनचेक। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रन टाइम जो एरर एक्सेप्शंस होती हैं, रन टाइम जो एक्सेप्शन होती है वो कौन सा, इसमें इतना ही बनेगा चेक अनचेक बस, इसके अलावा और कुछ भी डिटेल में नहीं है, ठीक है। बस इसको याद रखिएगा, जो रन टाइम होती है वो अनचेक एक्सेप्शन होती है, और जो ये नॉर्मल होती है इनपुट आउट, और इसके अलावा रन टाइम के अलावा जो भी होती है वो सारी की सारी चेक होती है। चेक होती है जो कि कंपाइल टाइम पे अपन जिनको सॉर्ट आउट करते हैं, अनचेक वो होती है जिनको आप रन टाइम पे अपन सॉर्ट आउट करते हैं। आगे बढ़े, चलिए। अब इसमें जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जो एक्सेप्शन में पहला जो होता है, उससे पहले व्हाई वी नीड एक्सेप्शन। व्हाई वी नीड एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखिएगा, सपोज कीजिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूं, सिंपल डिवीजन का प्रोग्राम बना रहा हूं। अभी तो मैंने एक ही लिखा है सर मुझे याद है, अभी तो मैंने एक ही प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है मैंने तो अभी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। इससे पहले मैंने सेपरेट किया ही था, किधर गया, आपने यहीं पर तो बताया यहां सेपरेट किया ही था। ये चेक, ये तो पुराना था तो इसलिए मैंने इसमें कुछ किया नहीं, चलिए याद है मुझे। और अगर नहीं हो तो चिन्ह में बीच बीच में आप टोक दिया करो, क्योंकि हो सकता है एक दो थोड़ा टाइम लगे, टोक दिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिएगा, मैंने x की वैल्यू 10 ली, फाइन, ठीक है। b की वैल्यू 20 ली, तो ऑब्वियस है ये डिवीजन बाय जी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन है, फाइन। अब क्या हो रहा है, चलो मैं इस सेक्शन को हैंडल भी कर लेता हूं। मैं अभी ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें एक्सेप्शन की जरूरत क्यों पड़ी। आंसर इज, अगर एक्सेप्शन को आप हैंडल नहीं करते हैं तो उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अनरीचेबल। उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अनरीचेबल। यानी कि अगर यहां पर कोई एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है, यहां पर कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो उसके बाद 10 15 20 25 लाइन जितनी भी लिखी है वो सारी की सारी स्किप हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इसके बाद एक्सेप्शन आया तो, लेकिन अगर मैं इसको हैंडल कर लेता हूं, आप समझिएगा, अगर मैं एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता हूं, मतलब मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग जानता ही नहीं हूं क्या होता है, ठीक है। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज नहीं करता हूं तो उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट्स आफ्टर एक्सेप्शन
आई थिंक विजुअल होगा, ठीक है। स्टेटमेंट आफ्टर एक्सेप्शन होंगे वो सारे की सारे क्या होंगे, अनरीचेबल, मतलब उन तक आपका कंपाइलर पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मुझे इन एक्सेप्शन को हैंडल करने की जरूरत पड़ती है, सो दैट इनको हैंडल करने के बाद जो उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट है मैं उनको एग्जीक्यूट कर सकूं, ठीक है। अनरीचेबल या कह सकते हैं नेवर एग्जीक्यूट्स, ठीक है। तो क्या होता है, तो उनको हैंडल करने के लिए, इसके लिए फिर मैं क्या करता हूं, आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो इसके लिए अभी सिर्फ इसको हैंडल करने के लिए मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट हैं उनको मैं एग्जीक्यूट कर सकूं, ठीक है। आगे अब इसके अंदर जो बिल्ट इन मेथड होते हैं, पहला होता है दूसरा होता है सॉरी प्रिंट स्टैक, बिल्कुल सही। दूसरा होता है और तीसरा होता है आपका ठीक है। ये तीन मेथड्स आपके होते हैं। ये आपका क्या करता है, ये आपको बताएगा एरर, मतलब एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन बताएगा किस टाइप का है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, उसका डिस्क्रिप्शन भी बताएगा और ट्रेस भी बताएगा। ट्रेस का मतलब क्या है, ट्रेस को आप सिंपल से अभी ये समझिए कि कहां एरर आ रही है, पूरा डिटेल में किसकी वजह से एरर आ रही है, पूरा की पूरा वही खाता जिसे बोलते हैं, पूरा की पूरा कंप्लीट बताएगा, ठीक है। इसमें आपके एक्सेप्शन टाइप बताएगा प्लस डिस्क्रिप्शन बताएगा। ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन बताएगा। जैसे सपोज कीजिए ट्राई लिया मैंने, इसको मैंने हैंडल किया, ठीक है। और यहां लिखा ई डॉट ठीक है, ये लिखा, देख लीजिए। सिमिलरली इस पे लिखा सेम प्रोग्राम है, और सिमिलरली यहां पर
यहां किया मैंने ऐसा। ठीक है, तो यहां देखिएगा वही सेम कोड है, यहां पर भी सेम कोड है, मैं एज्यूम कर रहा हूं सेम कोड है। ठीक है, सेम कोड है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या आएगा आउटपुट, अर्थमेटिक। यहां पर देखिए किस टाइप के, जो मेन क्लास होती है वो आपकी होती है एक्सेप्शन क्लास, और एक्सेप्शन क्लास के अंदर फर्दर, ये आपने देखा, किधर गया, यहां देखिए मेन क्लास थी, या तो आप डायरेक्ट एक्सेप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन ना यूज करके अगर आपको पता है कि स्पेसिफिक कौन सी एक्सेप्शन आएगी तो आप वो भी यूज कर सकते हैं कि भाई अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही है या नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अगर आपको नहीं पता होगा किस टाइप की एक्सेप्शन आएगी तो सबसे सेफ साइड होती है कि आप उससे सुपर क्लास यूज कीजिए। सुपर क्लास यूज करोगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं 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 सर, ठीक है, उसका भी हम आगे मैथड कि अपनी तरफ से किस तरह से, अपनी तरफ से किस तरह से कोई डेफिनेशन भी दे सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे थ्रो मेथड के थ्रू, थ्रो कीवर्ड के थ्रू, कि आपको कोई मैसेज वगैरह प्रिंट करना हो, वो हम आगे की क्लास में, मतलब जब हम थ्रो के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये प्री डिफाइंड है, बिल्ट इन है। ठीक है, इधर गया, हाँ जी। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, तो सबसे सेफ साइड होता है, हाँ तो मैं कहा था सबसे सेफ साइड होता है कि आप डायरेक्ट एक्सेप्शन यूज कीजिए। जब आपको नहीं पता हो कि भाई किस टाइप का एक्सेप्शन है तो सबसे सेफ साइड रहता है एक्सेप्शन यूज कीजिए। अब देखिएगा यहां पर क्या आएगा, यहां पर, अब मुझे मुझे तो नहीं पता भाई किस टाइप का एक्सेप्शन है, लेकिन कंपाइलर को तो पता है। तो कंपाइलर क्या लिखेगा यहां पर कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन, आउटपुट, आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, अर्थमेटिक इसमें नहीं आएगा क्योंकि मैंने लिखा टाइप नहीं है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। पहली चीज, डिस्क्रिप्शन डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो, तीनों में आएगा। समझ में आ गया, वापस से अर्थमेटिक एक्सेप्शन इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। डिवीजन बाय जीरो किस टाइप की एरर है, डिस्क्रिप्शन डिवीजन बाय जीरो इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। और अब तीसरी चीज ट्रेस बताएगा कि आपकी एरर किस लाइन पर, किस वजह से आ रही है, इस वजह से आ रही है। ठीक है, इस वजह से आ रही है, यहां पर वो बता देगा भाई इस लाइन की वजह से एरर आ रही है, पूरा बता देगा कि भाई यहाँ इसमें मेन मेथड में ये प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर लाइन पे प्रॉब्लम है और वो इस वजह से आ रही है। तो समझ में आया तीनों की तीनों, हम आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले, हमारी क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, जिनमें आपके क्वेश्चंस रह गए मैं इनको कॉपी कर लेता हूं। अपना जो नेक्स्ट क्लास होगी, एक सेकेंड, ठीक है, मैंने इन प्रोग्राम्स, इन क्वेश्चंस को, क्वेरीज को सॉल्व सेव कर लिया है। तो अपनी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, तो जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी अपन सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ही क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर कौन सा टाइप का व्हाट्सएप ग्रुप, आपके वाले मैप ट्री का या कोई और? चलो पहले इस पे बात करेंगे, फिर उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देख लेंगे, अगर कोई ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो अपन वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो अपन अभी फिलहाल यही यहाँ पर अपन खत्म करते हैं, फिर इसके बाद जो कीवर्ड्स है, बेसिकली ज्यादा कीवर्ड्स है नहीं, 5-6 कीवर्ड्स हैं, उनके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहला है आपका ट्राई, दूसरा है कैच, तीसरा है थ्रो, चौथा है थ्रोज, और पांचवा है आपका फाइनली।
तो इनको अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, चलो होगा तो फिर देखेंगे। व्हाट्सएप का कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो इनके बारे में हम अगली क्लास में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से पहले, इनको एक्सप्लेन करने से पहले आपके क्वेश्चंस को अपन पॉइंट आउट करेंगे। फाइन, तो इसी के साथ आज हम आपकी क्लास खत्म करते हैं। और पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस भी पूछते रहिए। अच्छा है, आज 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं, चिन्मय ने भी एक आध क्वेश्चन पूछा है, भानु ने भी एक आध क्वेश्चन पूछा है, अच्छी चीज है। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा क्या है, सेशन भी इंटरेक्टिव रहेगा और मजा भी आएगा पढ़ाने में। अब जैसे भानु ने बताया कि आज थोड़ा कि काफी डिटेल में हो रहा है, तो हम इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि डिटेल में बहुत ज्यादा ना जाकर हम ऊपर ऊपर से करेंगे, फिर क्वेश्चंस को ज्यादा देखेंगे। दूसरी चीज जैसे थोड़ा सा एक साथ हो जाता है तो डिवीजन का थोड़ा सा रहता है बोर्ड का, तो वो भी अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में चिन्ह में आप हमें टोक भी दिया कीजिए, तो जिससे ये क्या है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसी के साथ आज हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।